उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और अभी सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन है और आपको बता दें कि अभी वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी थे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि वो कोयटुंबर से 2 बार लोकसभा से चुने गए हैं। वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे। राधाकृष्णन 16 वर्ष की आयु से ही आरएसएस और जनसंघ जैसे संगठनों से जुड़े रहे। राज्यपाल के तौर पर उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के पद पर वो तैनात थे। वो वहां पर रहे, उस पद पर रहे। अगर सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर झारखंड के राज्यपाल रही हस्ती काबिज होंगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पोन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, तिरुपुर में। तो उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ साथ संजय झा का पोस्ट भी सामने आया है। सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने बधाई दी है। जेडीयू सांसद संजय झा का पोस्ट आया है सीपी राधाकृष्णन को, जिसमें उन्होंने बधाई दी है और कहा है कि महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमें विश्वास है आपके लंबे राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। ओबीसी समाज के एक सशक्त प्रतिनिधि को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति एनडीए की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का भी पोस्ट सामने आया है। सीपी राधाकृष्णन को पोस्ट कर उन्होंने भी बधाई दी है। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन के लिए पोस्ट उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू पूरी एकता के साथ खड़ी है। पीएम मोदी का भी अभिनंदन उन्होंने किया है। सामाजिक न्याय की भावना सशक्त है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सर्वसहमति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी और एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार चयन के लिए अधिकृत किया है और आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा का हम हृदय से स्वागत करते हैं। ललन सिंह का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने दक्षिण भारत से ओबीसी समाज के प्रतिनिधि सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित कर सामाजिक न्याय की भावना को सशक्त किया है। जनता दल यूनाइटेड इस निर्णय के साथ पूरी प्रतिबद्धता और चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू को भी टैग किया है। तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। सीपी राधाकृष्णन को हर नेता बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब दिल्ली सचिव पद पर चुनाव जीतने के बाद पहली बार बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थकों ने बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने तमाम सांसदों को जिन्होंने उनको वोट किया उन्हें धन्यवाद दिया।
और पूरे भारतवर्ष के सभी पार्टियों के सांसदों ने मेरे 20 वर्ष के कार्यकाल को एंडोर्स किया और मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो राजीव प्रताप रूडी का पैनल था जिसमें सभी पार्टी के लोग हैं, उसकी जीत हुई और हमारे 20 वर्ष के कार्य का एक बड़ा एंडोर्समेंट मिला जिसमें सभी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो लोजपा हो, यहाँ तक कि जीतन राम मांझी साहब भी वोट डालने आए थे। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय से बरी किए जाने के बाद राजबल्लभ यादव नवादा पहुंचे। नवादा विधायक विभा देवी की तरफ से आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। वहीं आगामी चुनाव में वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। आपको बता दें कि राजबल्लभ यादव इस सवाल पर बचते नजर आए हैं। आरजेडी से दूर के सवाल पर उन्होंने कहा कि ना किसी से नजदीकी ना किसी से दूरी। आरजेडी से कई मौकों पर सर दूरियां बनी रही, जो कि तेजस्वी जी ना का कार्यक्रम भी हुआ। हमको किसी से नज़दीकी है और ना किसी से दूरी है। जो अच्छा काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, जन समस्या को दूर करने का जो काम हर एक पार्टी का संविधान भी यही बोलता है। सर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे सर? जब कोई खराब काम कर रहा होगा तभी ना हम लड़ेंगे। जी। है? तो क्या पार्टी वही रहेगी या बदलेगी? कौन पार्टी? इतना आसानी से वो कमरा लगा के अब जान लीजिएगा कि हम क्या करेंगे, तो फिर जन समस्या दूर होगा। खबर समस्तीपुर से, जहां करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना विभूतिपुर थाना के विभूतिपुर पूर्व पंचायत के वार्ड 12 की है, जहां करंट की चपेट में आने से 3 लोग की मौत हो गई। मृतकों में रामाशीष राम की पत्नी शांति देवी, बेटा अरुणा राम और पोता अजीत कुमार राम शामिल है। हादसे में झुलसने से रिंकू देवी की 6 महीने की बच्ची भी घायल हुई है। बताया जा रहा है कि बिजली के पोल से रामाशीष राम के घर में गया सर्विस तार शॉर्ट लगने के कारण गिर गया था। बिजली काट दी गई थी। इस दौरान अरुण राम देखने जा रहे थे, तभी बिजली आ गई और वे सभी करंट की चपेट में आ गए। दुखदायक घटना घटी है। एक ही परिवार से 3 अर्थी उठी है। एक परिवार का बूढ़ी माँ, एक जवान बेटा, एक जवान पोता बिजली के चपेट में आने से तीनों की जान चली गई। करंट तो इसे 4 आदमी को लगा था। एक बच्चा जो है अभी सुरक्षित है, जिसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। 15 अगस्त को वर्धमान में हुए सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत के बाद सभी के शव को 7 एम्बुलेंस से लाया गया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में 15 अगस्त को तीर्थयात्रियों से भरी बस ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें पूर्वी चंपारण के 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौत के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। 7 एम्बुलेंस में 11 शवों को पूर्वी चंपारण के मृतकों के परिजनों के घर पहुंचाया गया। सभी 11 शव के आते ही गांव में चीख पुकार मच गई। वहीं शव को देखने के लिए पहुंची मोतिहारी की नगर निगम की मेयर की आंखों में भी आंसू आ गए। मेयर भी फूट फूट कर रोने लगी हैं। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सभी मृतकों का दाह संस्कार किया गया। और पटना में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुठभेड़ में अपराधी का एनकाउंटर किया गया। जवाबी कार्रवाई में अपराधी के पैर में गोली लगी। अपराधी का विजय सहनी को 2 गोली लगी है। बता दें कि आलमगंज थाना के बिस्कुमान गोलंबर के पास एनकाउंटर किया गया। अपराधी का फिलहाल एनएमसीएच में इलाज जारी है। उसके गिरोह के लोगों का मुख्य पेशा पैसा लेकर सुपारी किलिंग का है। पटना के चर्चित मस्तू वर्मा हत्याकांड, बाईपास में जितेंद्र हत्याकांड, आलमगंज में दीपक उर्फ पगला हत्याकांड, आलमगंज के सनिचरा स्थान पर नवीन हत्याकांड, आलमगंज के मनोज केवट हत्याकांड, किशोरी पासवान हत्याकांड, माल सलामी में होटल संचालक संतोष हत्याकांड सहित ओडिशा में बैंक डकैती, धनबाद में बैंक डकैती मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ये नाम के अपराधी हैं जो पूर्व में भी कई केसेस में वांछित रहे हैं और इन पे हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के करीब 20 से ज़्यादा केस हैं और कई केस में ये अभी वांटेड चल रहे थे, जिसमें खास करके जो इसी साल जो होटल व्यवसायी संतोष की हत्या हुई थी, जिसमें इनके द्वारा उसके बाद में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें हथियार लहरा रहे थे। इसके अलावा अन्य भी कई केसेस में ये वांछित रहे हैं। इनका मुख्य रूप से फिर पैसे पे लेकर हत्या करना और डकैती वगैरह का काम था। जहाँ पे ये अपना घटना का अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस के द्वारा रेड छापामारी की गई। तो ये आशोचक रामकृष्ण नगर थाना से इनको वहाँ पे पकड़ा गया
वहाँ से जब लाया गया, इनसे पूछताछ किया गया तो ये बताया कई हत्याकांड में ये सम्मिलित रहे हैं और इनके द्वारा बताया गया कि एक 2 बड़ी घटना करने जा रहे थे। इसके लिए ये हथियार यहाँ पे बोड़ा में छुपा के रखे हुए हैं और उसी को लाने के लिए जब यहाँ पे पुलिस आई, जब बोड़ा से ये हथियार निकाला जा रहा था तो उसी में ये पुलिस पे फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद पुलिस के द्वारा इनको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें एक कंट्रोल रूप से फायरिंग करते हुए पुलिस के द्वारा इनको पैर में गोली लगी, 2 गोली लगी है इनको। तुरंत ही इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ वे इलाजरत हैं। ये पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक डॉक्टर के 12 वर्षीय बेटे का अपहरण कर 15 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बच्चे के ममेरे जीजा रमेश रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। ममेरा जीजा कॉस्मेटिक दुकान के लिए लोन का 13 लाख कर्ज चुकाने के लिए ममेरे जीजा ने ममेरे साले का अपहरण कर लिया। मामले की गंभीरता को लेकर के एसआईटी टीम गठित की गई और पुलिस ने महज 6 घंटे में ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। घंटे के अंतर्गत ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया और पुलिस अनुसंधान में जब चीज़ें सामने आई और जिस व्यक्ति के पास से इस बच्चे को बरामद किया गया तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे इसमें सामने आए। इस बच्चे की फिरौती हेतु इसका अपहरण किया गया था और ये प्रोफेशनल मैनर में इसकी किडनैपिंग हुई और इसकी जो किडनैपिंग थी इसी के परिवार के जो इसके जीजा लगते हैं रमेश रंजन द्वारा की गई थी। रोहतास जिले के सासाराम में 27 दिसंबर 2024 की रात बादल सिंह हत्याकांड के आरोपी डीएसपी आदिल बिलाल और उनके बॉडीगार्ड पर हत्या का मुकदमा चलेगा। सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने डीएसपी आदिल बिलाल और उनके बॉडीगार्ड को नामजद और अज्ञात के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। 27 दिसंबर 2024 को हुई घटना को लेकर सीबीआई ने अपना एक्शन तेज कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें 3 एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। सीबीआई ने सासाराम के तत्कालीन ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल और उनके बॉडीगार्ड को नेम्ड एक्यूज बनाया है, जबकि कुछ लोगों को अननेम्ड एक्यूज भी बनाया गया है। इसमें हत्या और हत्या के प्रयास का एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले में डीएसपी आदिल बिलाल की भूमिका को लेकर जमकर बवाल भी हुआ था। बर्थडे पार्टी के दौरान ओम प्रकाश उर्फ बादल नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। दूसरी एफआईआर शराबबंदी कानून के तहत सीबीआई ने दर्ज की है। इसमें सासाराम शहर में स्थित हरिजी के हाथा के मालिक कालिका सिंह को नेम्ड एक्यूज्ड बनाया गया है। जो तीसरा एफआईआर सीबीआई ने लॉन्च किया है उसमें अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुआ है और पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर 30 जुलाई 2025 को जो ये आदेश जारी हुआ था उसी के आदेश पर सीबीआई ने तीनों एफआईआर लॉन्च किया है। सीबीआई ने तीनों एफआईआर पर सासाराम टाउन थाने में दर्ज एफआईआर और पटना हाईकोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए ये कार्रवाई शुरू की है। लेकिन निश्चित तौर पर जो ट्रैफिक डीएसपी है और उनके बॉडीगार्ड और जो दूसरे लोग नेम्ड एक्यूज बनाए गए हैं उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिख रही हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इसी बीच देखिए बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां विधायक खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। आज बीजेपी विधायक से ईओयू की पूछताछ होगी, मिश्री लाल यादव से पूछताछ होगी। तो ईओयू ने पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। इंजीनियर सुनील से भी दोबारा पूछताछ होगी। इंजीनियर सुनील से कल भी पूछताछ हुई है और आपको बता दें कि बीमा भारती सहित कई से हो चुकी है पूछताछ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां विधायक खरीद फरोख्त के मामले को लेकर के आज बीजेपी विधायक से ईओयू की पूछताछ होगी। मिश्री लाल यादव से पूछताछ होगी। ईओयू ने पूछताछ के लिए नोटिस भी दिया है। इंजीनियर सुनील से भी दोबारा पूछताछ होगी और इसके साथ ही बीमा भारती सहित कई से पूछताछ हो चुकी है। कटिहार में आश्रय स्थल से फरार 5 में से 4 बच्चों का पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। पूर्णिया जिले के डगरुआ से ये बच्चे मिले, इसकी पुष्टि डीएम ने की है। बृहद आश्रय स्थल से 5 बच्चे दीवार छड़पकर फरार हो गए थे, जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है। वहीं डीएम ने जिम्मेदारी नहीं निभाने पर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सभी बच्चों को पुनः रेस्क्यू के लिए और खोजबीन के लिए लगातार अंतर जिला समन्वय किया गया है और अभी जानकारी प्राप्त हुआ है कि 4 बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए हैं और 5वां बच्चा जिस गांव का था उसी गांव में कहीं पर छुपा हुआ है और उसके लिए भी रेस्क्यू करने के लिए लगातार टीम प्रयासरत है।
और गोपालगंज में धर्म पूछ करके युवक की पिटाई किए जाने के बाद वीडियो वायरल होने पर धार्मिक संगठनों में आक्रोश दिख रहा है। बीजेपी के सदर विधायक कुसुम देवी समेत विभिन्न धार्मिक संगठन के लोगों ने जिला प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। पीड़ित युवक ने घटना की आपबीती सुनाते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई भी की है। गोपालगंज पुलिस ने 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए सोशल मीडिया पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले 40 लोगों को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया है। के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा मारपीट। मुजफ्फरपुर में लोन रिकवरी एजेंट से लूटपाट और चाकूबाजी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सन्नी कुमार लोन का पैसा वसूल कर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया और करीब 80,000 लूटकर फरार हो गए। घायल को स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 बजे के आसपास फ़ोन आया था ब्रांच के जो बीएम है कि सन्नी को ऐसा ऐसा हो गया है। तो ठीक है, तो बोले कि बोचहा में एडमिट किए हैं किसी छोटा अस्पताल में, तो रेफ़र कर दिया है मुजफ्फरपुर। तो ठीक है, आप मुजफ्फरपुर आइए। तो ये लोग बताए कि ऐसे ऐसे कलेक्शन में गए थे, वहाँ 2-3 शायद मोटरसाइकिल से चाकू से वार कर दिया। लड़का गया था पैसा कलेक्ट करने के लिए, जो ऋण वसूली होता है, वो रास्ते में आ रहा था तो वही स्नैकिंग हो गया। कितना पैसा था इनके पास? फिलहाल तो वही बताया है कि 70,000 से 80,000 के बीच में है। वही विशेष फिर अभी आईसीयू में है, पूरा और जानकारी नहीं है, यही जानकारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।